नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। वायुसेना दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी बधाई, कहा प्रेरणादायक है आपका साहस और समर्पण। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 88वें एयरफोर्स डे पर सभी को बधाई और शुभकामनाएं दी है। दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर सभी को बधाई देते हुए लिखा है कि एयरफोर्स डे पर भारतीय वायुसेना के सभी वीर योद्धाओं को बहुत बहुत बधाई। आप न सिर्फ देश के आसमान को सुरक्षित रखते हैं बल्कि आपदा के समय मानवता की सेवा में भी अग्रणी भूमिका निभाते हैं। मां धरती की रक्षा के लिए आपका साहस, शौर्य और समर्पण हर किसी को प्रेरित करने वाला है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, तबलीगी जमात की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हुआ सबसे अधिक दुरुपयोग। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने तबलीगी जमात से जुड़े मामले में की गई रिपोर्टिंग से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि हाल ही के दिनों में बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का सबसे अधिक दुरुपयोग हुआ है। जमीयत उलेमाए हिंद और अन्य की याचिका पर सुनवाई कर रही चीफ जस्टिस एएस बोबड़े की अध्यक्षता वाली पीठ ने आरोप लगाया कि मीडिया का एक वर्ग इस महामारी की शुरुआत के दौरान तबलीगी जमात की मंडली पर सांप्रदायिक नफरत फैला रहा था। इस मामले में केंद्र द्वारा अस्पष्ट और निर्लज हलफनामे को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने उसकी खिंचाई की। शीर्ष अदालत ने कहा कि हाल ही के दिनों में बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सबसे अधिक दुरुपयोग हुआ है। जमात की ओर से पेश वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे ने कहा कि केंद्र ने अपने हलफनामे में कहा है कि याचिकाकर्ता बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर पीठ ने कहा कि वे अपने हलफनामे में किसी भी तरह की टालमटोल करने के लिए स्वतंत्र हैं, जैसे कि आप कोई भी तर्क देने के लिए स्वतंत्र हैं। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की पीठ इस बात पर भी नाराज हुई कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव के बजाय एक अतिरिक्त सचिव ने हलफनामा दायर किया जिसमें तबलीगी जमात मुद्दे पर मीडिया रिपोर्टिंग के संबंध में अनावश्यक और निरर्थक बातें कही गई थी। इस पर सीजीआई समेत जस्टिस एएस बोबड़े और वी राम सुब्रमण्यम की पीठ ने कहा कि आप इस अदालत में इस तरह से व्यवहार नहीं कर सकते। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, फर्जी टीआरपी कांड, 2 न्यूज चैनलों के मालिक गिरफ्तार, रिपब्लिक भी हुआ एक्सपोज। जी हां दोस्तों, मुंबई पुलिस ने गुरुवार शाम टीवी चैनलों की टीआरपी को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने साफ साफ कहा है कि रिपब्लिक टीवी पैसे देकर अपनी टीआरपी बढ़ाता था। उन्होंने कहा कि इसके बदले लोगों को पैसे दिए जाते थे। मुंबई पुलिस के मुताबिक रिपब्लिक टीवी टीआरपी के लिए जोड़ तोड़ में लगा हुआ था। मुंबई पुलिस कमिश्नर का दावा है कि कुछ अनपढ़ों के घर भी अंग्रेजी चैनल देखा जाता था, जबकि कुछ बंद घरों में भी टीवी चलता रहता था। जिन घरों में टीआरपी मीटर लगे हुए हैं उन्हें एक ही चैनल देखने के लिए पेमेंट की जाती थी। मुंबई पुलिस कमिश्नर ने कहा कि 2 मराठी चैनलों के मालिक गिरफ्तार हुए हैं। रिपब्लिक टीवी के खातों को सीज किया जा सकता है। परमबीर सिंह ने कहा कि ज्यादा विज्ञापन के लिए टीआरपी का ये खेल खेला जा रहा था। मुंबई पुलिस का दावा है कि हंसा कंपनी के पूर्व कर्मचारी इस धंधे में लिप्त थे। इस मामले में हंसा कर्मचारी के एक पूर्व कर्मचारी समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफगान शांति प्रक्रिया के मध्यस्थ अब्दुल्ला को दिया भरोसा। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफगानिस्तान शांति प्रक्रिया के मध्यस्थ अब्दुल्ला को भरोसा दिलाया है कि भारत का सहयोग अफगानिस्तान को लगातार मिलता रहेगा। अफगानिस्तान की हाई काउंसिल ऑफ नेशनल रिकंसिलिएशंस के चेयरमैन अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुरुवार को उनके आधिकारिक आवास पर मुलाकात की। अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री मोदी को शांति प्रक्रिया के संदर्भ में जानकारी दी। इससे पहले सितंबर महीने में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तालिबान और अफगान सरकार के बीच चल रही ऐतिहासिक शांति वार्ता और उससे संबंधित मुद्दों पर मंगलवार को अफगानिस्तान में अमेरिका के विशेष दूत ज़ल्मी खलीलजाद के साथ व्यापक चर्चा की थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिल्ली में अब 24 घंटे खुलेंगे रेस्टोरेंट, नहीं पड़ेगी लाइसेंस लेने की जरूरत। जी हां दोस्तों, राजधानी दिल्ली ने इस महामारी संकट के बीच भी अनलॉक सबसे पहले लागू करने का जोखिम लेकर लोगों को चौंका दिया था। अब एक बार फिर दिल्ली सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की है कि अनलॉक 5 के तहत दिल्ली के सभी रेस्टोरेंट, ढाबे और होटल 24 घंटे खुले रह सकते हैं। दिल्ली सरकार ने इसके लिए लाइसेंस प्रक्रिया
को भी खत्म करने का फैसला लिया है। दिल्ली सरकार ने कहा है कि अब वे 24 घंटे खुले रह सकते हैं और इसके लिए पर्यटन लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। दिल्ली सरकार के मुताबिक व्यापार करने में आसानी के लिए दिल्ली मॉडल का उदाहरण पेश करते हुए कहा कि सरकार रेस्टोरेंट्स के लिए पुलिस लाइसेंस और स्थानीय निकायों के स्वास्थ्य व्यापार लाइसेंस लेने की जरूरत को भी समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू कर रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, WHO की चेतावनी, कहा अगर यह महामारी बढ़ी तो हर 16 सेकंड में एक मरा हुआ बच्चा होगा पैदा। जी हां दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष और उसके सहयोगी संगठनों ने चेतावनी जारी कर कहा है कि इस महामारी से प्रेग्नेंट महिलाओं और उनके गर्भ के लिए खतरा पहले से बढ़ गया है। WHO ने एक रिपोर्ट जारी कर बताया है कि अगर यह महामारी बढ़ी तो हर 16 सेकंड में एक मृत बच्चा पैदा होगा और हर साल 20 लाख से ज्यादा स्टिल बर्थ के केस सामने आएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक इसमें से ज्यादातर मामले विकासशील देशों से जुड़े होंगे। दोस्तों WHO ने गुरुवार को प्रकाशित रिपोर्ट में यह खुलासा किया कि प्रत्येक वर्ष करीब 20 लाख मृत शिशु पैदा होते हैं और ये मामले ज्यादातर विकासशील देशों से जुड़े हैं। गर्भधान के 28 हफ्ते या उसके बाद मृत शिशु के पैदा होने अथवा प्रसव के दौरान शिशु की मौत हो जाने को स्टिल बर्थ कहते हैं। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र स्वास्थ्य एजेंसी ने कहा कि पिछले वर्ष उप सहारा अफ्रीका तथा दक्षिणी एशिया में 4 जन्म में से 3 स्टिल बर्थ थे। इसके बाद दोस्तों अब जान लेते हैं पूरी दुनिया और भारत में क्या है इस महामारी की स्थिति। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भारत की। तो दोस्तों, भारत में इस महामारी के मामले लगभग 69 लाख पहुंच गए हैं। वहीं दोस्तों, इस महामारी से मरने वालों की संख्या 1,05,000 को पार कर गई है। भारत में कुल एक्टिव केस 9 लाख से ज्यादा हैं। दोस्तों, भारत पूरी दुनिया में कुल मामलों के मामले में दूसरे नंबर पर है। भारत में सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र है, जहां पर 40,80,000 से ज्यादा संक्रमित है। इसके बाद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, वेस्ट बंगाल, केरला, उड़ीसा, तेलंगाना, बिहार, असम, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश आदि राज्यों का नाम आता है। इसके बाद दोस्तों अब जान लेते हैं क्या है पूरी दुनिया की स्थिति। लेकिन दोस्तों उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारे न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है पूरी दुनिया की स्थिति। तो दोस्तों पूरी दुनिया की बात की जाए तो पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी के कुल आंकड़े 3,62,00,000 को पार कर गए हैं। कुल मौतों का आंकड़ा 10,56,000 के पार है। दोस्तों अमेरिका सबसे ज्यादा प्रभावित देश है, जहां पर 75 लाख से कहीं ज्यादा संक्रमित है। दूसरा नंबर भारत का है, जबकि तीसरा नंबर ब्राजील का है। ब्राजील में 50 लाख से ज्यादा संक्रमित है। इन तीनों देशों के बाद में रशिया, कोलंबिया, अर्जेंटीना, स्पेन, पेरू, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, ईरान, चिली, इराक, बांग्लादेश आदि देशों का नाम आता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट 2020, लगातार 13वें साल मुकेश अंबानी बने सबसे अमीर भारतीय व्यक्ति। जी हां दोस्तों, मशहूर मैगजीन फोर्ब्स ने इस साल के टॉप 100 अमीर भारतीयों की लिस्ट जारी कर दी है। दोस्तों इस साल इस लिस्ट में कई नए नाम शामिल हुए हैं। देश के टॉप 100 दौलतमंदों की बात करें तो एक साल पहले की तुलना में उनकी दौलत 14% बढ़ गई है। वैल्यू के हिसाब से इनकी दौलत में करीब 51,750 करोड़ डॉलर यानी कि करीब 39 लाख करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। फोर्ब्स ने इंडियाज 100 रिचेस्ट 2020 की लिस्ट में यह जानकारी दी है। दोस्तों मैगजीन के अनुसार मुकेश अंबानी लगातार 13वें साल भी सबसे अमीर भारतीय बने हुए हैं। दूसरा नंबर गौतम अडानी का है, जबकि तीसरा नंबर शिव डायर का है। आर.के. दमानी चौथे पर है, 5वें पे हिंदुजा ब्रदर्स हैं, 6वें पे साइरस पूनावाला है, वहीं 10वां नंबर लक्ष्मी मित्तल का है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, चीन पर फिर भड़के डोनाल्ड ट्रंप, बोले इस महामारी के लिए चुकानी पड़ेगी बड़ी कीमत। जी हां दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को फिर से चीन पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने चीन को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि यह महामारी वायरस बीजिंग की गलती थी और इसके लिए चीन को बड़ी कीमत चुकानी होगी। दोस्तों ट्रंप ने अपने ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें वह लोगों से कह रहे हैं कि इस महामारी का प्रकोप आपकी गलती नहीं है, यह चीन की गलती थी।
चीन इस गलती के लिए बड़ी कीमत चुकाएगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि इस महामारी वायरस से संक्रमित होना भगवान का आशीर्वाद था, अब वह बेहद अच्छा महसूस कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अमेरिकी कवयित्री लुइस ग्लक को मिला साहित्य का नोबेल पुरस्कार। जी हां दोस्तों, अमेरिकी कवयित्री लुइस ग्लक को 2020 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। स्वीडिश अकेडमी के स्थायी सचिव मेटल माल्या ने स्टॉकहोम में गुरुवार को साहित्य के नोबेल पुरस्कार की घोषणा की। ग्लक को यह पुरस्कार उनकी शानदार महाकाव्यात्मक आवाज के लिए दिया गया है, जो सादगी भरी सुंदरता के साथ व्यक्तिगत अस्तित्व को वैश्विक बनाती है। दोस्तों 1943 में न्यूयॉर्क में पैदा हुई लुइस ग्लिक कैम्ब्रिज और मैसाचुसेट्स में रहती है। स्वतंत्र रूप से लिखने के अलावा ये येल, न्यू हेवन और कनेक्टिकट यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी की प्रोफेसर भी रही है। इससे पहले उन्हें पुलित्जर सहित कई और पुरस्कार मिल चुके हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, यूनाइटेड नेशंस में भारत ने फिर लगाई पाकिस्तान को लताड़, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से की यह अपील। जी हां दोस्तों, आतंकवाद यानी कि टेररिज्म के मुद्दे पर भारत ने एक बार फिर से संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान पर निशाना साधा है। भारत ने कहा है कि आतंकवाद का समर्थन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए और उनके लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एक स्वर में बोलना होगा। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के प्रथम सचिव येदला उमाशंकर ने पाकिस्तान को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि आतंकवाद से लड़ाई का मतलब केवल आतंकवादियों और उनके संगठन नेटवर्क को खत्म करना ही नहीं है, बल्कि उन्हें आर्थिक मदद पहुंचाने, शरण देने और बढ़ावा देने वालों की पहचान करके उनके खिलाफ सख्त कदम उठाना भी है। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को खत्म करने के उपाय विषय पर भारत का पक्ष रखते हुए उमाशंकर ने कहा कि आतंकवाद से लड़ाई में हम सेलेक्टिव नहीं हो सकते। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को आतंकवादी संगठनों से निपटने या उनके बुनियादी ढांचे को नष्ट करने में सेलेक्टिव नहीं होना चाहिए। उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिए बिना आगे कहा कि कुछ देश आतंकवादियों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष वित्तीय सहायता पहुंचा रहे हैं, इस पर तुरंत लगाम लगाने की जरूरत है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे, सोना हुआ 82 रुपए प्रति 10 ग्राम महंगा, चांदी के दाम 1074 रुपए तक बढ़े। जी हां दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कीमतें बढ़ने से घरेलू बाजार में सोने के दाम बढ़ गए हैं। गुरुवार को दिल्ली सराफा बाजार में 10 ग्राम सोने के दाम 82 रुपए और 1 किलोग्राम चांदी के दाम 1074 रुपए तक बढ़ गए हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से राहत पैकेज को लेकर किए गए ट्वीट के बाद सोने की कीमतों में हल्की तेजी देखने को मिली है। हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि गोल्ड की कीमतें अपने रिकॉर्ड स्तर से गिरकर 50,000 रुपए के स्तर पर आ गई हैं। आने वाले दिनों में यह एक दायरे में रह सकती है। वहीं दोस्तों बात की जाए दिल्ली सराफा बाजार की, तो दोस्तों FDFC सिक्योरिटीज के मुताबिक दिल्ली में 99.9% शुद्धता वाले सोने का दाम 82 रुपए बढ़कर 51,153 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं दूसरी ओर चांदी की बात की जाए तो चांदी की कीमत भी 1074 रुपए बढ़कर 62,159 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, BMW ने लॉन्च की 2 शानदार बाइक्स, कीमत पहले से भी कम। जी हां दोस्तों, लग्जरी बाइक का शौक रखने वालों के लिए BMW ने 2 शानदार बाइक्स लॉन्च की है, जिनकी कीमत BS4 मॉडल के मुकाबले काफी कम है। दोस्तों BMW की इन दोनों बाइक्स की कीमत 2.45 लाख रुपए से शुरू होती है, जिसमें G310R की शुरुआती कीमत 2,45,000 है, वहीं G310 GS की शुरुआती कीमत 2,85,000 है। दोस्तों BMW G310R की कीमत पहले 2,99,000 थी, जबकि BS4 G310 GS की कीमत 3,50,000 रुपए थी। यानी कि इन बाइकों की कीमतों में 64,000 रुपए से ज्यादा की कमी की गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, चीन ने कहा नेशनल डे पर ताइवान को अलग देश न माने भारत, जवाब मिला भाड़ में जाओ। जी हां दोस्तों, चीन लगातार न सिर्फ भारत के प्रति बल्कि हांगकांग और ताइवान के लिए भी आक्रामक रुख अपनाए हुए है। इसी क्रम में चीन की सरकारी मीडिया ने भारत को ताइवान के नेशनल डे के दिन उसे एक स्वतंत्र राष्ट्र की तरह पेश न करने की चेतावनी दे डाली है। ताइवान का नेशनल डे 10 अक्टूबर को है और चीन चाहता है कि भारत उसके साथ स्वतंत्र देश की तरह व्यवहार न करे। हालांकि ताइवान विदेश मंत्रालय ने एक ट्वीट के जरिए चीनी मीडिया और जिनपिंग सरकार को मुंह तोड़ जवाब दिया है। ताइवान के विदेश मंत्रालय ने ट्वीट किया कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, इसका प्रेस वाइब्रेट और लोग आजादी पसंद हैं। हालांकि ऐसा लगता है कि कम्युनिस्ट चीन इस सब कॉन्टिनेंट पर भी सेंसरशिप थोपना चाहता है। दोस्तों ताइवान के भारतीय दोस्तों का एक ही जवाब होगा, भाड़ में जाओ। बता दें कि पहले ही चीनी कम्युनिस्ट सरकार लगातार शांति की बातें करती रही है,
लेकिन चीन की स्टेट मीडिया के जरिए वह धमकी देना और डराने का काम हमेशा से ही करती आई है। भारत से सीमा विवाद के मामले में भी जिनपिंग सरकार लगातार शांति की बातें करती रही है, जबकि उनका सरकारी मीडिया लगातार धमकी दे रहा है और युद्ध की बातें कर रहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, LIC की बेस्ट पॉलिसी, रोजाना सिर्फ 28 रुपए खर्च करने पर मिलेंगे 6 बड़े फायदे। जी हां दोस्तों, कम कमाई वालों के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की माइक्रो बचत योजना बड़े काम की है। दोस्तों, जिन लोगों की कम कमाई है उनके लिए LIC की माइक्रो इंश्योरेंस प्लस काफी फायदेमंद है। यह प्रोटेक्शन और सेविंग का कॉम्बिनेशन है। यह प्लान आकस्मिक मौत होने पर परिवार को फाइनेंशियल सपोर्ट देगा, साथ ही पॉलिसी के मैच्योर होने पर एक मुश्त राशि प्रदान करेगा। दोस्तों, इसके अंदर आपको यह प्लान सिर्फ 18 से 55 साल तक की उम्र वालों को मिलेगा। इसके तहत किसी तरह की मेडिकल जांच की जरूरत नहीं होगी। अगर कोई 3 साल तक लगातार प्रीमियम भरता है तो उसके बाद प्रीमियम नहीं भरता है तो उसे 6 महीने तक बीमा की सुविधा जारी रहेगी। अगर ये प्रीमियम पॉलिसी होल्डर 5 साल तक भरता है तो उसे 2 साल का ऑटो कवर मिलेगा। इस प्लान की संख्या 851 है। इसके बारे में दोस्तों अधिक जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, SSC 2020 अपडेट्स, जूनियर इंजीनियर, स्टेनोग्राफर समेत अन्य परीक्षाओं की तारीखों में फिर बदलाव। बिहार चुनाव के मद्देनजर आयोग ने बदली तारीखें। जी हां दोस्तों, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि SSC ने अक्टूबर, नवंबर और जनवरी में होने वाली विभिन्न परीक्षाओं की तारीखों में एक बार फिर बदलाव किया है। इस बारे में आयोग ने नोटिफिकेशन जारी कर जानकारी दी है। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक कमीशन ने जूनियर इंजीनियर पेपर 1 CBE परीक्षा 2019, CGL टीयर 2 परीक्षा 2019, सिलेक्शन पोस्ट फेज 8 परीक्षा CBE 2020, स्टेनोग्राफर ग्रेड C और D परीक्षा 2019 और जूनियर इंजीनियर पेपर 2 CBE परीक्षा 2019 शामिल है। दरअसल दोस्तों, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने इन परीक्षाओं की तारीखों में परिवर्तन का निर्णय बिहार में विधानसभा चुनाव को देखते हुए लिया गया है। वहीं आयोग ने अपने नोटिफिकेशन में यह भी कहा है कि संयुक्त उच्च माध्यमिक यानी कि 10+2 स्तर की टीयर 1 परीक्षा 2019 की तारीखों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसके अलावा SSC CGL टीयर 1 परीक्षा 2019 भी निर्धारित तारीखों 12 से 26 अक्टूबर 2020 तक आयोजित की जाएंगी। बाकी की परीक्षाओं की तारीखें जल्द ही आ जाएंगी। इससे पहले दोस्तों SSC ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर कंप्यूटर बेस्ड विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के लिए इस महामारी से संबंधित संशोधित गाइडलाइन भी जारी की थी। जारी गाइडलाइन के मुताबिक अब इस महामारी के लक्षण वाले कैंडिडेट्स को भी परीक्षा में शामिल होने की अनुमति होगी। बुखार, खांसी आदि लक्षण वाले उम्मीदवारों को भी अब परीक्षा में शामिल होने दिया जाएगा। ऐसे कैंडिडेट्स के लिए अलग कमरे में परीक्षा की व्यवस्था की जाएगी। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों अब बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दोस्तों आपको बताना है ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम ने अब तक कितने वर्ल्ड कप जीत लिए हैं। जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया टीम ने अब तक कुल कितने वर्ल्ड कप जीते हैं तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लक्की विजेता के रूप में तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।